नमस्कार साथियों। पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद सिर्फ मेमो ऑफ अरेस्ट दे दिया गया। उसको लिखित में कारण नहीं दिए गए, बताया नहीं गया कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, किन धाराओं के तहत अरेस्ट किया गया है। तो क्या ये इलीगल अरेस्ट है या लीगल अरेस्ट है? पुलिस का ये आर्ग्यूमेंट कि हमने मेमो ऑफ अरेस्ट दे दिया तो सब कुछ बता दिया। जो एक्यूज्ड है, जिसको अरेस्ट किया गया, वो कह रहा है कि मुझे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए। तो ये अरेस्ट लीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट और ऑर्डर पास करते हुए बोला है कि सिर्फ मेमो ऑफ अरेस्ट से काम नहीं चलेगा। पुलिस वालों को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 47 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पुराने वाले सीआरपीसी के धारा 50 के मुताबिक लिखित में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे। उसी जजमेंट को आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के सेशन से। चलिए बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट to crack judiciary, APO and JLO examination through our various online courses, test series and mentorship programs। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अरेस्ट मेमो इज नॉट इक्वल टू द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो बिग रूलिंग आई है, बिग अपडेट आया है, ये आशीष कक्कर के केस के अंदर आया है। 2025 सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और ये जो लैंडमार्क रूलिंग है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक्यूज्ड पर्सन्स राइट, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन और उसके साथ साथ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद आर्टिकल 21 और 22 के अराउंड घूमता है, जो इसके अंदर प्रोविजंस इंक्लूड है। चलिए इस केस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम केस की बात करें तो ये लैंडमार्क रूलिंग है। केस का नाम आपको मैं बता ही चुका हूं, आशीष कक्कर का केस है। ये गेम चेंजिंग डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 30 मार्च को दिया है, आशीष कक्कर वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के केस के अंदर दिया है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने ये डिसीजन दिया है और ये बोला है कि अरेस्ट मेमो इज नॉट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। बोथ दीज थिंग्स आर डिफरेंट। जहां तक हम अरेस्ट मेमो की बात करें तो वो पुराने सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 41A के अंदर था, एज पर द गाइडलाइन ऑफ जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस के बाद ये एड ऑन किया गया था 2008 की अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर भी अरेस्ट मेमो वाले प्रावधान इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, वो सेक्शन 36 के अंदर है, वो सेक्शन 36 के अंदर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। ठीक है, तो और ये बोला है कि जो मेमो ऑफ अरेस्ट है वो टेलिंग द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं है। सिर्फ अरेस्ट मेमो सप्लाई करना अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा। और इस केस के अंदर जो लीगल फाउंडेशन है, लीगल प्रोविजंस हैं, उनको अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अरेस्ट और रिमांड था एक्यूज्ड का ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सप्लाइंग द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन रिटर्न फॉर्म, उसको सेट असाइड कर दिया। अरेस्ट को और रिमांड को सेट असाइड कर दिया, साइटिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) का संज्ञान लेते हुए। और इस केस के अंदर कौन कौन सी जजमेंट है, कौन कौन सी प्रेसिडेंट है जिनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साइट किया गया या जिनका रेलेवेंस बनता है, जो प्रमुख रूप से जजमेंट है वो है प्रबीर पुरकयस्था की जो जजमेंट 2024 की है, न्यूज क्लिक के जो एडिटर वाला केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं वो हमेशा लिखित फॉर्म में दिए जाएंगे। जो धारा 50 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 है, वो कहती है कि एक्यूज्ड पर्सन को या अरेस्टेड पर्सन को जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे, किन धाराओं के तहत और किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, ये हमेशा लिखित फॉर्म में दिया जाएगा। ये बात प्रबीर पुरकयस्था के केस के अंदर 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करी थी। और उसके अलावा और कौन से केसेस रेलिवेंट हो जाते हैं, जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस,
1994 और डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 सुप्रीम कोर्ट। अपने लॉ स्कूल के अंदर अरेस्ट की गाइडलाइन में ये दोनों केसेस जरूर से जरूर पढ़े ही होंगे, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दी इस केस के अंदर, वो ये बोला कि जो अरेस्ट मेमो है इट डज नॉट मीट द सेक्शन 47 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। मतलब जो आप अरेस्ट मेमो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने वाली जो रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 47 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको फुलफिल नहीं करता है, बिकॉज द अरेस्ट मेमो डज नॉट कंटेन द वर्थवाइल प्रोविजंस लाइक द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ अंडर विच द पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है। कक्कर केस क्या था, हिज मेमो ओनली कंटेन्ड हिज नेम, कहां उसको अरेस्ट किया गया है, कहां पे उसको रखा जा रहा है, और जो वेग और किस बेस पर था, को एक्यूज्ड की वेग स्टेटमेंट के बेस पर था, कोई भी स्पेसिफिक डिटेल नहीं थी किन धाराओं के तहत उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आशीष कक्कर वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ के केस के अंदर इसको डिफरेंशिएट किया, किसको, अरेस्ट मेमो को और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को। मेमो इज अ जेनेरिक फॉर्म जिसके अंदर ये बताया जाता है कहां पर अरेस्ट किया गया, ये सारी चीजें, नाम क्या है, किस बंदे को अरेस्ट किया गया और उसको कहां रखा जाता है। ग्राउंड जबकि आपके डिटेल्ड फॉर्म में होने चाहिए, किन धाराओं के तहत अरेस्ट किया गया, और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, स्पेसिफिक रीजंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं फॉर द अरेस्टिंग, ठीक है। आगे और भी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है। आपकी जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, और आपका अभी तक यहाँ तक कोई सवाल भी है तो वो भी आप चैट बॉक्स के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, कोशिश रहेगी कि आपको उनका मैं जवाब दूं। आगे चलते हैं। प्रबीर पुर्यकस्था का जो जजमेंट था, न्यूज क्लिक के एडिटर वाला जो केस था, उसके अंदर उस प्रेसिडेंट को साइट किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर, और ये बोला कि प्रबीर पुर्यकस्था ने जो प्रोवाइड किया था वो क्या जजमेंट दी थी, कि केस में क्या जजमेंट आई थी कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। पुलिस सिर्फ मेमो ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड करके अपने हाथ नहीं धो सकती, मतलब इन द मीनिंग मेरा कहने का ये मतलब है कि अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। मेमो ऑफ अरेस्ट के साथ साथ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वाली जो रिटर्न फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैंडेटरी है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुर्यकस्था के केस के अंदर ये भी बोला था जो मेमो या फिर ओरल ग्राउंड्स है वो इनसफिशिएंट है, रिटर्न स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ द सेक्शन 47 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का वो पार्ट है और वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी केस के अंदर सेक्शन 47 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस नहीं होता है, मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटर्न फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसा अरेस्ट इलीगल होगा एज इट वायलेट प्रोविजंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एज वेल एज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की का अनुच्छेद 22(1) का भी हनन करता है। और कक्कर वाले केस के अंदर इस प्रेसिडेंट को अप्लाई करते हुए, संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 को अप्लाई करते हुए उनके रिमांड को और उनके अरेस्ट को इलीगल करार कर दिया गया, क्योंकि कक्कर के केस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोवाइड नहीं किए गए थे किन धाराओं के अंदर अरेस्ट किया गया। अरेस्ट गाइडलाइन ये जजमेंट को कहीं ना कहीं रेनफोर्स करती है। जोगिंद्र कुमार में आपको पता ही है कि कितनी वास्ट गाइडलाइन लेट डाउन की गई थी, और डीके बासु 1997 का केस है जो कस्टोडियल वायलेंस से रिलेट करता है। उन दोनों केसेस की गाइडलाइन को 2008 की क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी के अंदर ऐड किया गया था, और उन सारी गाइडलाइंस को अब आपके आज के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर भी कहीं भी सजो के रखा गया है, डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर एज इट इज इंक्लूड कर दिया गया है। कक्कर केस के अंदर एप्लीकेशन करते हुए कोर्ट का एम्फेसिस है ग्राउंड्स जो हैं वो सब्सटेंटिव है, कि किन ग्राउंड्स पर एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, ये सब्सटेंटिव ग्राउंड्स है और इन ग्राउंड्स का बताना बहुत जरूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की लिबर्टी बहुत मैटर करती है, बिकॉज लिबर्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वही मैं आपको यहीं पर एक बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कक्कर का, आशीष कक्कर का जो रिमांड और अरेस्ट था उसको सेट असाइड कर दिया विद इमीडिएट इम्पैक्ट। ठीक है, इस केस की लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? अरेस्ट मेमो वर्सेस ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को डिफरेंशिएट करता है। मेमो क्या है? एक बेसिक रिकॉर्ड है ऑफ अरेस्ट डिटेल
जबकि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड आर द डिटेल्ड एलिगेशन, स्पेसिफिक एलिगेशन, सो ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्यूज्ड पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, और ये रिटर्न फॉर्म में दी जाती हैं किसको, अरेस्टेड पर्सन को। कब दी जाएंगी, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और एज सून एज द पर्सन इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, सिटीजन का क्या बेनिफिट है, बिकॉज ये स्पेसिफिक बेनिफिट है, कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन पर कर्ब लगाती है, उनको रोकती है, एम्पावर चैलेंज करती है, और उसके साथ साथ बेल एप्लीकेशन, अगर कोई ऐसा एक्यूज्ड पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है जिसको बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए अरेस्ट किया गया है, तो उसकी बेल एप्लीकेशन को भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 एंड 22 क्लॉज 1 को भी स्ट्रेंथन करती है। इस केस के ब्रॉडर लीगल इम्प्लीकेशन क्या है कि एक तरह से प्रेसिडेंट सेटअप कर रहा है, जिस तरह से प्रवीर पुर्यकस्था का केस था, जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसी तरह अब ये केस भी इस तरीके से जाना जाएगा। कौन सा केस, आशीष कक्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बीएनएसएस के एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये केस है, क्योंकि सीधा धारा 47 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ये केस रिलेट करता है। इस केस की अगर हम बात करें, जो इसके अंदर जजमेंट आई है, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट हम कैसे कर सकते हैं कि हालांकि आर्टिकल 21 और 22 क्लॉज 1 को एनफोर्स करता है, सेक्शन 47 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को एनफोर्स करता है, मगर इस जजमेंट को शायद थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। उसके लिए हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को डिफरेंट पुलिस ट्रेनिंग अकेडमीज में ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़े, या फिर कोई सर्कुलर वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट अपने एसएचओज के लिए या स्टेशंस के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए निकालें, तब हो सकती है। और जब तक ये गाइडलाइन इम्प्लीमेंट नहीं होती है अच्छे से, सही से, अगर ग्राउंड लेवल पर नहीं एप्लीकेबल होती है, तो अननेसेसरी डिले भी होता है, राइट्स का वायलेशन भी हो सकता है। जैसे अगर हम आशीष कक्कर के केस के अंदर देखें, तो यहाँ पे क्या लगभग 1 साल के बाद इनके अरेस्ट को इलीगल करार किया गया, क्योंकि पूरा इन्होंने एप्लीकेशन दायर करी, हाईकोर्ट ने पहले सुनवाई करने से मना कर दिया, फिर अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैटर आया तब ये डिसीजन आया, और इसमें भी इतना टाइम लग गया है। ठीक है, विद दिस जो ये हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइए कि आपने आज के सेशन से क्या सीखा, आपकी क्या टेक होम वाली 2 लर्निंग्स है, जो आज आपने सबसे बड़ी लर्निंग सीखी है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर आपने आज के सेशन से 1% भी कुछ सीखा है, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सही से सिस्टमैटिक वे से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर या फिर हमारी वेबसाइट www.dunlawmentor.com से भी एनरोल कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।